के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम। तो आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसका इंतजार अब तक किया जा रहा था। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 1 जून तक 7 फेज में ये चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि 4 जून को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से ये जानकारी दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है और इसके आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 फेज में पिछले बार की तरह इस बार भी वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके बाद 26 अप्रैल दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तीसरा चरण 7 मई को वोटिंग होगी, 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण की बात करें तो 20 मई को वोटिंग होगी, 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई की बात करें तो छठे चरण की वोटिंग होगी, 57 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। 7वें चरण की बात करें तो 1 जून को 57 सीटों पर पोलिंग होगी, वोटिंग होगी और यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदा जानकारी साझा की है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स बूथ तक कैसे पहुंचे, उसके लिए भी बाकायदा तैयारी की गई है। हर एक वोटर अपना वोट सुनिश्चित करे और इस बार 97 करोड़ जनता इस बात का निर्णय करेगी कि देश का जो देश की कमान है वो किसके हाथों में सौंपनी है। तो 97 करोड़ जनता इस बार निर्णायक भूमिका में होगी। 7 चरणों में वोटिंग होगी। पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 फेज में इलेक्शंस होने हैं और साथ ही आपको बता दें कि बीच में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती है और 7 चरणों में वोटिंग पिछली बार की तरह इस बार भी हो रही है? या बिल्कुल, जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग की कोशिश तो जरूर रहती है कि कम फेज में कराया जाए, लेकिन वो संभव नहीं रहता लॉजिस्टिकली। जैसा कि आपको चुनाव आयोग को सुनी रही थी कि किस प्रकार से कितने बड़े ट्रूप को उसमें इंगेज किया गया है, चुनाव के कितने अधिकारियों को इंगेज किया गया है, कितने 10.5 लाख के आसपास उसमें ऑलरेडी बूथ हैं, 55 लाख के आसपास ईवीएम को आपको ट्रांजेक्शन कराना है। तो इतने बड़े देश में अगर इस तरह से इलेक्शन कराना हो तो स्वाभाविक सी बात है कि कम फेज में कराना उसमें बहुत मुश्किल होता। चुनाव आयोग ने यथासंभव कोशिश ये किया है और पूरे मैच को देखें कि जिस बार से क्षेत्र का चयन किया गया है उसमें यथासंभव ये कोशिश की गई है कि कम से कम तकलीफ के सहारे, यानी कि लॉजिस्टिक मामले में मूवमेंट में कम से कम तकलीफ हो उस सहारे कराया जाए। जम्मू कश्मीर का जैसे एक छोटा उदाहरण लेकर देखें कि वहाँ पे जो 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हर फेज में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करनी है, इतने बड़े स्केल पर करना है, तो ये संभव नहीं था कि कम से कम फेज में कराया जा सके। उस लिहाज से पिछली बार की तरह एक बार फिर से 7 फेज में ही चुनाव कराना तय किया गया है। सरकार बनने की तारीख इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है इस लिहाज से कि पिछली बार आप देखें तो 30 मई तक सरकार का गठन हो गया था, अब तो 4 जून की काउंटिंग ही है। तो माना जा सकता है कि 7 या 8 जून के आसपास सरकार का गठन हो सकता है, नई सरकार का। जी बिल्कुल, और देखिए इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है। देवेंद्र, साथ ही ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर एक अंतिम वोटर तक पहुंचा जाए, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो, उसके तक पहुंचने के लिए भी तमाम योजनाएं चुनाव आयुक्त ने बताई कि किस तरह की योजनाएं सुनिश्चित की गई हैं कि हर कोई अपना वोट जरूर डाले। या निश्चित तौर पर चुनाव की तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हो। लगभग 97 करोड़ वोटर हैं तो उसकी तो हमेशा यही रहेगी, कोशिश भी यही रहेगी कि वो 97 करोड़ वोटर्स बूथ पर पहुंचे। खास तौर पे शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है और जो ज़्यादा पढ़े लिखे इलाके हैं वहाँ पे ये टेंडेंसी और ज़्यादा दिखती है कि वोटर्स अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, वो घर में रहना और छुट्टी मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं आउटिंग करना पसंद करते हैं। वोटिंग के दिन क्योंकि छुट्टी दी जाती है इस लिहाज से कि आपको वोट करने जाना है, वो करते नहीं। ये चुनाव के लिए कंसर्न ज़रूर रहता है और मुख्य चुनाव भी बार बार उस बात को समझा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वोटर्स अपने घर से बाहर निकले। दूसरी चीज़ आप देखें तो यूपी, बिहार, बंगाल, इन तीनों ही राज्यों में 7 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं और उस लिहाज से कि एक तो संख्या बड़ी है ही इनमें लोकसभा के क्षेत्रों की, लेकिन उससे ज़्यादा ये रहता है कि कई संसदीय क्षेत्र वहाँ पे ऐसे हैं जो कि बहुत संवेदनशील होते हैं और उस लिहाज से सुरक्षा के लिहाज से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कम सा मूवमेंट कराते हुए उनका कराया जाए। तो उसमें तीनों ही राज्यों में 7 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। खासतौर पर बंगाल पे तो सबसे ज़्यादा नजरें रहती हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस अभी देश में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी कई सारे राज्यों में आप देखें तो मामला नगण्य
पहले हो गया, लेकिन बंगाल में तो हर एक इलेक्शन में, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन में वायलेंस इतना ज़्यादा होता है कि उस लिहाज से चुनाव आयोग के सामने इस बार ये बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरा, चुनाव आयोग का बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न दिख रहा था कि फेक नैरेटिव जो चलाने की कोशिश की जाती है उसको कैसे काउंटर किया जाना है। ये इस बार चुनाव आयोग की तरफ से काफ़ी संजीदगी दिखी और साथ साथ एक तरह से चेतावनी भी कि ऐसा नहीं है कि पहले अगर आपको सिर्फ नोटिस भेज के कुछ नहीं किया गया इस बार कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इस बार वो नोटिस भी आधार बनेगा कि पहले भी अगर आपको वार्न किया गया है, फिर भी आपने कोई ऐसा फेक नैरेटिव चलाया या हेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। इन सब चीज़ों से कम समझा जा सकता है कि चुनाव भले ही गर्मियों में हो रहा है, कम से कम एक्शन में उस तरह की नकारात्मक गर्मी ना दिखे। जी देवेंद्र, जो जानकारी आपको दी हम एक बार फिर से आपको बता दें, चुनाव की तारीखें हम हमारे और